नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड का पाठ नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। पाठ नंबर 5 में 2 कविताएं हैं, एक सत्य और दूसरी एक कम। सत्य कविता हम अपनी पिछली वीडियो में जान चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम एक छोटी सी कविता जिसका नाम है एक कम, उसके विषय में पढ़ेंगे। यह कविता विष्णु खरे जी द्वारा रचित एक ऐसी लघु कविता है जो हमें सोचने पर विवश करती है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमने क्या खोया, क्या पाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा देश वैसा नहीं रह गया जैसा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सोचा था, जैसी उन्होंने कल्पना की थी, वैसा नहीं रहा। यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोगों ने अलग अलग तरीकों से, गलत गलत तरीकों से, भ्रष्टाचार करके, बेईमानी करके इतना अधिक धन संचय कर लिया कि कुछ लोग सत्ता का दुरुपयोग करके बहुत अधिक माला माल हो गए, धनी हो गए, जबकि कुछ लोग जो ईमानदारी से जीवन यापन कर रहे थे वे वहीं के वहीं रह गए, अत्यंत निर्धन हो गए। और यहाँ तक कि उन्हें अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए, अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं को जुटाने के लिए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़े। अब ऐसे लोगों को देखकर कवि अपने दिल में उनके लिए अत्यंत सहानुभूति महसूस करता है। वह उनके लिए कुछ करना तो चाहता है परंतु कुछ कर नहीं पाता, इसलिए वह स्वयं को लाचार महसूस करता है। और यदि वह उनके लिए कुछ करना चाहे तो इसके लिए अत्यंत संघर्ष की आवश्यकता होगी, और वह ये संघर्ष नहीं कर रहा तो इसीलिए वह स्वयं को कामचोर भी बोलता है। कामचोर, निर्लज या लाचार, कुछ भी मर्जी कहा जाए, कवि ये सब अपने लिए सारे के सारे विशेषण स्वीकार करता है। वह ये कहता है कि यदि मैं इन लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकता तो कम से कम इनके संघर्ष में मैं बाधा भी नहीं बनूंगा, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करूंगा। उसके सामने जो इतनी अधिक भीड़ है लोगों की, प्रतियोगियों की, उस भीड़ में से मेरे जैसा एक व्यक्ति कम से कम हो जाएगा, तो वे अपनी प्रतियोगियों की भीड़ में से एक को कम सोच सकते हैं। और इसीलिए इस कविता का नाम क्या रखा गया? एक कम। तो वास्तव में यह कविता स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारत का एक दर्पण है। लेकिन यह किस माहौल में लिखी गई? इस कविता को लिखने के पीछे कवि का उद्देश्य क्या रहा, यह हम तब भली भांति समझ पाएंगे जब हम कवि का साहित्यिक परिचय भी जान लें। तो पहले हम कवि का साहित्यिक परिचय समझते हैं, उसके पश्चात एक कम कविता की सप्रसंग व्याख्या देखेंगे और फिर इस कविता से जुड़े हुए प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कवि विष्णु खरे का साहित्यिक परिचय, जिसमें सबसे पहले हमें देना होगा जीवन परिचय। विष्णु खरे का जन्म छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ। क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर से 1963 में इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। 1962-63 में दैनिक इंदौर समाचार में उप संपादक रहे। तत्पश्चात मध्य प्रदेश और दिल्ली के महाविद्यालयों में अध्यापन से भी जुड़े। उन्होंने लघु पत्रिका व्यास का संपादन भी किया। विष्णु खरे स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकार हैं। स्वातंत्र्योत्तर से अभिप्राय है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का जो हिंदी साहित्य रचा गया उसके मूर्धन्य रचनाकार, अर्थात शीर्षस्थ, शीर्ष पर विद्यमान रचनाकार हैं। 1993 में जयपुर नवभारत टाइम्स के संपादक के रूप में कार्य किया। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय में 2 वर्ष वरिष्ठ अध्येता रहे। तब से वे स्वतंत्र लेखन एवं अनुवाद कार्य में रत हैं। इनकी रचनाएं हैं खुद अपनी आंख से, सबकी आवाज के पर्दे में, पिछला बाकी, काल और अवधि के दरमियान। विष्णु खरे की पहचान कवि के साथ साथ अनुवादक के रूप में रही है। अब इनकी भाषा शैली और साहित्यिक विशेषताएं देख लें। इनकी भाषा शैली कैसी है? विष्णु खरे जी की भाषा सरल, सहज, सुबोध, खड़ी बोली है, जिसमें विभिन्न अलंकारों का प्रयोग करके इसे अत्यधिक सशक्त बनाया गया है। सशक्त मतलब काफी समर्थ, काफी प्रभावशाली। अगला है साहित्यिक विशेषताएं, जिसमें पहला बिंदु है अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध नैतिक स्वर, अर्थात
समाज में यदि कोई अमानवीय स्थिति, मानवता के विरुद्ध कोई स्थिति नजर आई तो उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। अगला, आधुनिक भारत की समस्याओं का चित्रण। तीसरा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार, जमाखोरी, बेईमानी जैसी समस्याओं पर चिंता। पौराणिक कथाओं के प्रति विशेष आकर्षण। विविध अलंकारों का सुंदर निरूपण। सप्रसंग व्याख्या प्रारंभ करने से पहले हम ये समझ लें कि प्रत्येक पद्यांश में हमें संदर्भ और प्रसंग अवश्य देने होंगे, जो कि दोनों ही पद्यांशों में समान रहेंगे। संदर्भ में हमें बताना होगा कवि का नाम विष्णु खरे, कविता एकतम, और प्रसंग में क्या कहेंगे, कवि का स्वतंत्र भारत की स्थिति से मोह भंग हुआ है और वह ईमानदार व्यक्ति का साथ देने में अपने आप को असमर्थ पाता है। मोह भंग से अभिप्राय है जैसा सोचा गया था वैसा स्वतंत्र भारत नहीं रहा। स्वतंत्रता सेनानियों ने इसके विषय में कल्पना कुछ और की थी, परंतु यह हो कुछ और गया। तो देखते हैं पहले पद्यांश की व्याख्या। 1947 के बाद से इतने लोगों को इतने तरीकों से आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होते देखा है कि अब जब आगे कोई हाथ फैलाता है 25 पैसे एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो जान लेता हूँ मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। 1947 से अभिप्राय क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ था। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, देश की आजादी के बाद से इतने लोगों को, यानी बहुत से लोगों को इतने तरीकों से, अर्थात गलत तरीकों से, विभिन्न प्रकार के छल कपट, बेईमानी, भ्रष्टाचारी के तरीके अपनाकर आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, मालामाल, धनी, गतिशील, सक्रिय होते देखा है। अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिन लोगों ने छल कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी का रास्ता अपनाया, वे तो धनी हो गए, स्वावलंबी हो गए और क्रियाशील बन गए, परंतु जिन लोगों ने ऐसे रास्ते नहीं अपनाए वे गरीब रह गए। जो ईमानदार थे वे गरीब रह गए। ऐसे माहौल में अब जब कोई आगे हाथ फैलाता है, हाथ फैलाना मुहावरा है भीख मांगना। अब यदि कोई व्यक्ति कवि के सामने 25 पैसे, एक कप चाय या 2 रोटी के लिए हाथ फैलाता है, अर्थात भीख मांगता है, तो कवि यह समझ लेता है कि उसके सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है। अर्थात कवि यह कहना चाहता है कि उसे भीख मांगने की जरूरत ही तभी पड़ी क्योंकि उसने बेईमानी नहीं अपनाई। ईमानदारी की वजह से आज वह अपने दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हो गया। यदि उसने भी बेईमानी का रास्ता अपनाया होता तो आज वह इस प्रकार भीख ना मांग रहा होता। मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोड़ी, या मैं भला चंगा हूँ और कामचोर और एक मामूली धोखेबाज। यहाँ कवि स्वयं को लाचार यानी बेबस, कंगाल गरीब, कोड़ी अस्वस्थ और भला चंगा मतलब स्वस्थ, कामचोर काम से जी चुराने वाला और मामूली धोखेबाज से अभिप्राय एक छोटा मोटा धोखेबाज। यहाँ कवि स्वयं को बेबस, गरीब, अस्वस्थ या फिर यदि वह स्वस्थ भी है तो काम से जी चुराने वाला और एक छोटा मोटा धोखेबाज कहता है। क्यों? क्योंकि वह ऐसे लोगों की स्थिति को जानते हुए भी उसमें सुधार करने के लिए कुछ नहीं करता या कुछ नहीं कर सकता। तो अब पहले पद्यांश का विशेष देख लेते हैं। इसमें पहला बिंदु है भाषा खड़ी बोली है। दूसरा, शैली भावात्मक व प्रभावोत्पादक है। तीसरा, शांत रस विद्यमान है। चौथा, छंद मुक्त रचना है। छंद मुक्त से अभिप्राय ऐसी रचना जिसमें प्रत्येक चरण में मात्राएं अथवा वर्णों की एक रूपता नहीं होती, कोई चरण छोटा कोई चरण बड़ा हो। अगला, अलंकार 25 पैसे में अनुप्रास अलंकार है। छठा बिंदु, हाथ फैलाना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। सातवां बिंदु, व्यंजना शब्द शक्ति है। आठवां,
शब्द चयन सटीक है, 9वां लाक्षणिकता प्रधान है और 10वां माधुर्य गुण है। दूसरा पद्यांश है, लेकिन पूरी तरह तुम्हारी संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित, तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज, निराकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया है हर होड़ से। मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी, विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। यहाँ कवि बेईमान और भ्रष्टाचारियों के बीच जो ईमानदार व्यक्ति जी रहा है उसके प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, अब चाहे इस बात के लिए तुम मुझे सही समझो या गलत समझो, पर पूरी तरह से मैं तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर ही निर्भर हूँ, आश्रित हूँ। आश्रित का अर्थ निर्भर। मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, नंगा मतलब नग्न, या फिर कहना चाहिए कि आत्मसम्मान रहित, निर्लज, लज्जा रहित, निराकांक्षी, आकांक्षा या इच्छाओं से रहित। कवि स्वयं के लिए कह रहा है कि मैं इस समय अपना आत्मसम्मान खोकर, लज्जा से रहित होकर और आकांक्षाओं से रहित होकर तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। मैंने अपने को हटा लिया हर होड़ से। होड़ मतलब मुकाबला, प्रतिद्वंद्विता, प्रतियोगिता। मैंने अपने आप को हर प्रकार की प्रतियोगिता से दूर कर लिया है। मैं तुम्हारा विरोधी, विरोध करने वाला, प्रतिद्वंद्वी वही प्रतियोगिता में सामने शामिल और या फिर हिस्सेदार नहीं हूँ। मुझे कुछ देकर या ना देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह सकते हो। तुम मुझे भले ही कुछ दो या ना दो, परंतु तुम कम से कम इस बात के लिए तो निश्चिंत रह ही सकते हो कि तुम्हारे सामने खड़ा हुआ एक व्यक्ति तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं है, तुम्हारे संघर्ष में बाधक नहीं है, वह किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं करेगा। इसका विशेष देखते हैं। विशेष के सारे बिंदु समान हैं, केवल 2 बिंदु बदल गए। जो अलंकार या मुहावरे वाला बिंदु था वे बदल गए। पहला है भाषा खड़ी बोली है, दूसरा शैली भावात्मक व प्रभावोत्पादक है, तीसरा शांत रस है, चौथा छंद मुक्त रचना है, पांचवा हर होड़ और नंगा निर्लज में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि हर होड़ में प्रारंभ में दोनों में हा आ रहा है और नंगा निर्लज दोनों में न आ रहा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। प्रतीकात्मकता विद्यमान है और व्यंजना शब्द शक्ति है, शब्द चयन सटीक है, लाक्षणिकता प्रधान है, माधुर्य गुण है। अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए किन तरीकों की ओर संकेत किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर, मालामाल और गतिशील होने के लिए गलत तरीकों की ओर संकेत किया है। वे गलत तरीके हैं जमाखोरी, बेईमानी, लूटपाट, गरीबों का शोषण इत्यादि। इन लोगों ने जनता का शोषण करके स्वयं का घर भरा। उन्होंने देश के विकास की अपेक्षा स्वयं के विकास पर अधिक बल दिया और निजी संपत्ति को बढ़ाते चले गए, जिससे कि देश की हानि हुई और ईमानदार व्यक्ति गरीब होते चले गए। अगला प्रश्न, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है? हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार इसलिए कहा है क्योंकि कवि के अनुसार यदि वह ईमानदार ना होता तो वह भी आज धनी होता। वह किसी के आगे हाथ ना फैलाता, उसे अपनी जरूरत की चीजों को जुटाने के लिए दूसरों के आगे भीख ना मांगनी पड़ती, अपितु वह भी बेईमानी के द्वारा अधिक संपत्ति एकत्रित कर सकता था और सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता था। तीसरा प्रश्न, कवि ने स्वयं को लाचार, कामचोर, धोखेबाज क्यों कहा है? कवि ने स्वयं को लाचार, कामचोर और धोखेबाज इसलिए कहा है क्योंकि यदि वह ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता तो वह बेबस यानी लाचार है। यदि वह ऐसे लोगों के लिए कर तो सकता है लेकिन कुछ कर नहीं रहा, संघर्ष करने से वह जी चुरा रहा है, तो वह कामचोर है। और यदि वह समर्थ भी है
और वह सब कुछ समझता भी है, परंतु फिर भी ऐसे लोगों को देखकर भी अनदेखा कर रहा है, तो इसका मतलब है उन्हें धोखा दे रहा है। इसीलिए कवि ने स्वयं को लाचार, कामचोर और धोखेबाज कहा है। अगला प्रश्न, मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंद्वी या हिस्सेदार नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? इस पंक्ति से कवि का अभिप्राय है कि मैं तुम्हारी उन्नति में बाधा नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हारे संघर्ष में कोई रुकावट नहीं बनना चाहता, तुम अपने तरीके से अपनी जीविका उपार्जन कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, किंतु मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट भी नहीं बनूंगा और तुम्हारे मार्ग में नहीं आऊंगा। तुम अपने पथ पर चलकर अपना कार्य कर सकते हो, मुझे अपना हिस्सेदार या अपना प्रतियोगी मत मानो, मैं तुम्हारा किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करूंगा। तो बच्चों, कैसी लगी ये कविता? मुझे पूर्ण आशा है कि अब आप इस कविता की सप्रसंग व्याख्या भी अच्छे से कर सकेंगे और साथ ही इसके प्रश्न उत्तर भी आसानी से कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबाइए और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।